हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट। सो गाइस, बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स फंक्शंस। तो गाइस, इस वीडियो में कंप्लीटली समझेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, उसके रोल्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, यानी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे इस पूरी वीडियो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसी की सब्सिडियरी वीडियोस हम लोग कुछ आगे भी देखेंगे जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाऊंगा। तो गाइस, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। आपको बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से रिलेटेड हर वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो 1934 के बारे में समझते हैं, आरबीआई एक्ट। तो आरबीआई में सबसे पहले जो एक्ट पास हुआ था 1934 में, उसका नाम ही रखा गया आरबीआई एक्ट 1934। तो देखिए होता क्या था, 18th सेंचुरी में इंडिजीनियस बैंकर्स, बैंक निधीज, मनी लेंडर्स होते थे जो बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे, यानी मनी को लैंड करते थे कस्टमर्स को। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी रेगुलेशन नहीं होता था। तो उस चीज को रेगुलेट करने के लिए यहां पर नीड पड़ी कि एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाए, मतलब भारत में एक केंद्रीय बैंक का निर्माण किया जाए। तो हिल्टन यंग कमेटी 1926 में इसने रिकमेंड किया कि भारत में एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए जो इस तरीके की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके, यानी यहां पर किसी भी प्रकार का गलत तरीके से पैसे का लेंडिंग एक्टिविटीज ना देखी जाए। तो लगभग 7 सालों बाद आरबीआई एक्ट का गठन हुआ 1934 में, और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो सेंट्रल ऑफिस जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, वो इनिशियली कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया था, बट 1937 में इसको मुंबई में क्या कर दिया गया गाइस, मूव आउट कर दिया गया। अभी करेंटली हाल में 27 रीजनल ऑफिसेस है, और सारे के सारे रीजनल ऑफिसेस स्टेट कैपिटल्स में ही सिचुएटेड है। तो अगर आप आरबीआई में जॉब करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी पोस्टिंग स्टेट कैपिटल्स में ही होगी। तो ये गाइस एक छोटा सा ओवरव्यू था, ब्रीफिंग था हमारा आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में। अब जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में किन किन पोस्ट को बनाया गया है जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग की जा सके। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो सबसे पहला होता है हमारा सपोर्टिंग स्टाफ, जिसको हम लोग आरबीआई असिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एज अ क्लैरिकल स्टाफ है ये। उसके बाद होते हैं असिस्टेंट मैनेजर्स, उसके बाद होते हैं मैनेजर्स। तो गाइस एक चीज आप यहाँ पर समझिए, असिस्टेंट मैनेजर्स आर ग्रेड ए ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हायरार्की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्कुल ठीक अपोजिट होती है, यानी ए वाला छोटा होता है, बी वाला बड़ा होता है, सी वाला उससे बड़ा होता है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है, ए पोस्ट इज ग्रेटेस्ट पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है। उसके बाद आते हैं एजीएम्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ग्रेड सी होते हैं डिप्टी जनरल मैनेजर। उसके बाद जनरल मैनेजर्स, सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और गवर्नर। तो ये 3 पोस्ट तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एज अ ग्रेड बी या फिर ग्रेड ए अपॉइंट हुए हैं तो आप प्रिंसिपल चीफ मैनेजर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो ये एक हायरार्की है, गवर्नर इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अब बात करते हैं मेन फंक्शंस की क्या है। आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है गाइस मॉनेटरी अथॉरिटी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया काम कर रहा है हमारा। तो उसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि मनी के कंट्रोल को रेगुलेट करे, उसको ऑथराइज करे, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी को गठन करता है या फिर उसको बनाता है। मैं इस वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए एक सेपरेटली कंप्लीट वीडियो का फॉर्मेशन किया जाएगा, जहां पर एक एक डेप्थ में टूल्स को समझाया जाएगा कि बैंक रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सारी चीजें मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड, और उससे उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में वो भी एक्सप्लेन किए जाएंगे। उसके बाद गाइस है रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आगे की स्लाइड्स में हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर क्यों है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1999 के अंतर्गत आरबीआई को रखा गया है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजर भी इसको आरबीआई को हम लोग बोल सकते हैं, या फिर ये काम करता है एज अ वर्कर होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। इशूअर ऑफ करेंसी। इशूअर ऑफ करेंसी के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाएगा, तो प्लीज स्टे ट्यून टू दिस चैनल।
पूरा आपको एक कंप्लीट में डेप्थ में बताया जाएगा कि कैसे करेंसी आरबीआई के द्वारा मार्केट में इशू करी जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन्स आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको कि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के बीच में जो फाइनेंशियल नॉलेज की कमी है, कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस करने हैं, बैंक में कैसे एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है, गांव तक कैसे पैसे का मॉनेटरी बेनिफिट्स का रीच किया जा सके, बैंकिंग एक्टिविटीज को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, वो सारी चीजें आती हैं फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन। ठीक है, इसमें जैम ट्रिनिटी का भी काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, जनधन, आधार, मोबाइल, इन तीनों के तहत आप बैंकिंग एक्टिविटीज को आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये भी एक काफी बड़ा फंक्शन है आरबीआई का। बैंकर टू बैंक्स या बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, यानी बैंकों का बैंक। ठीक है, बैंकर टू गवर्नमेंट एज वेल एज गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उसका भी क्या होता है, आरबीआई बैंकर होता है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो देखिए, आरबीआई एक्ट एज अ रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ बैंकिंग सेक्टर थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो प्रोविजंस हैं, उसमें आरबीआई को एज अ रेगुलेटर ट्रीट किया जाता है या सुपरवाइजर, यानी जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज होगी उसको रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करेगा, हमारा आरबीआई करेगा। और किस एक्ट के अंतर्गत करेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पेपर के लिए। इट एम्ड एट प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। आप जो पैसा जमा करते हो, आप किसी के भरोसे पे जमा करते हो, वो बैंक भरोसा नहीं देता है, वो भरोसा आपको देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी अगर आपका पैसा डूबता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑर्डरली डेवलपमेंट, बैंकिंग एक्टिविटीज में जो भी डेवलपमेंट आने हैं उसका भी परफॉर्मेशन कौन देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कंडक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, बैंक में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, नेफ्ट, आरटीजीएस या जितनी भी लोन एक्टिविटीज, ऑपरेशन एक्टिविटीज, वो सब भी आरबीआई देखता है। फॉस्टरिंग ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो पूरे देश की जो भी इकोनॉमिक हालत है बैंकिंग सेक्टर के कारण, उसकी भी देखरेख का जो जिम्मेदारी है वो आरबीआई के अंदर ही होती है। तो इसीलिए रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में जितनी भी फाइनेंस से रिलेटेड चीजें आती हैं, चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो या कमर्शियल बैंक हो, कॉर्पोरेट बैंक हो, वो सबका जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर है। अब देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर आरबीआई के द्वारा करी जाती है। इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक्स, अगर आपको नया बैंक ओपन करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और वो लाइसेंस आपको कौन देगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। गवर्निंग ऑफ फॉरेन बैंक्स एंट्री, अब देखिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या एचएसबीसी, तो ये सब बैंक्स फॉरेन बैंक्स हैं, इनकी भी एंट्री किसके द्वारा होती है, आरबीआई ही कराता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, आईएफआरएस को भी जो मेंटेन करता है, यानी बैंकों में किस तरीके के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे, वो भी कौन देखेगा, आरबीआई देखेगा। मेंटेनेंस ऑफ एसएलआर एंड सीआरआर बाय बैंक्स, ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो भी कौन देखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी वाले वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। अप्रूविंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर्स, part time chairperson of private sector banks and chief executive officers of foreign banks operating in India and their compensation packages। तो जितने भी होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं, उनकी भी नियुक्ति कौन करता है, आरबीआई द्वारा ही करी जाती है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड इशूइंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग केवाईसी। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसा लेके भाग गए, कॉम्बेटिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, तो यानी पैसा जो लोन लिया है उसको भी आप रिपे नहीं कर रहे हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपने डिक्लेयर कर दी है, उन सब की भी जो देखरेख करता है वो कौन करेगा, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। और केवाईसी के रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स होते हैं वो भी कौन देखेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जैसे कि बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्मॉल पेमेंट्स बैंक हो गए, ठीक है, या फिर और भी जितने भी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको भी रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंस्पेक्ट एंड सुपरवाइज बैंक्स, तो बैंक्स का तो सुपरवाइजर है ही, वो तो पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। आगे बात करते हैं गाइस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। तो एक मतलब जो एक्टिविटीज बैंकिंग क्षेत्र के द्वारा करी जा रही है उसको सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड का भी गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। और इसका जो गठन किया गया था गाइस, वो किया गया था नवंबर 1994। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा जा चुका है कि बीएफएस, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का गठन कब किया गया, फॉर्मेशन कब किया गया, तो नवंबर 1994 में किया गया था। इसके जो चेयरमैन होते हैं वो खुद आरबीआई के गवर्नर होते हैं, एंड वन ऑफ द डिप्टी गवर्नर्स एज फुल टाइम वाइस चेयरमैन। और जो
4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उनमें से एक जो होता है वो फुल टाइम वाइस चेयरमैन होता है बीएफएस का। पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन अंडर द आरबीआई एक्ट 1934, और जो बीएफएस की पावर्स हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन की, वो आरबीआई एक्ट 1934 में लिखी गई हैं। कंडक्टिंग ऑन साइट सुपरविजन ऑफ बैंक्स, तो बैंक्स का ऑन साइट सुपरविजन, अचानक इंस्पेक्शन कर लिया, या फिर ऑफ साइट मॉनिटरिंग करना है, यानी बाहर से ही देख रहे हैं कि बैंक जो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। बाहर से देखने का मतलब गेट के बाहर नहीं, मतलब ओवरव्यू लेना उसका, बेस्ड ऑन क्वार्टरली रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हर 3 महीने में जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पर एनालाइज करना कि किस तरीके से बैंक अपने काम को परफॉर्म कर रहा है। तो वो भी काम किसका है? बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन का है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और क्या क्या रोल्स हैं आरबीआई के उनको देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मॉनेटरी पॉलिसी का जो पावर है वो आरबीआई को दिया गया है। एक बात याद रखिएगा, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन 445ZB। तो 45ZB सेक्शन याद रखिएगा, इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट पावर देता है आरबीआई को कि आप मॉनेटरी पॉलिसी का गठन कीजिए, और उसमें 3 मेंबर आपके होंगे और 3 मेंबर्स किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, जिसमें एक गवर्नर होना मैंडेटरी है। सेक्शन 22 क्या कहता है आरबीआई का? गिव्स द बैंक द अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स। तो करेंसी नोट्स इशू करने की जो पावर है वो आरबीआई एक्ट सेक्शन 22 देता है। लेकिन याद रखिएगा, 1 रुपी नोट आरबीआई इशू नहीं करता है। 1 रुपए नोट के डिनोमिनेशन को छोड़कर जितने भी भारत में करेंसी रिलीज होती है वो सब आरबीआई के द्वारा करी जाती है, विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बात आती है 1 रुपए का नोट कौन फाइनेंस करता है, कौन इशू करता है? तो वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब बात करते हैं गाइस, द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स द बैंकिंग फंक्शंस ऑफ स्टेट कमर्शियल बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल बैंक्स और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो 22-23 के द्वारा जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको भी रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। और सेक्शन 22 और 23 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसके बारे में दिया गया। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करता है। Section 20 of the RBI Act 1934, RBI has the obligation to undertake the receipt and payments of the central government। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट है, रिसिप्ट और पेमेंट मतलब जानते हैं, रिसिप्ट मतलब जो भी डिपॉजिट आ रहा है, एंड टू कैरी आउट द एक्सचेंज रेमिटेंस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशंस। तो ये सारी चीजें सेक्शन 20 में लिखी गई हैं। याद रखिएगा सारे सेक्शंस, आप लोग पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। आरबीआई एज बैंकर्स बैंक, तो मैंने बताया जैसे बैंकों का बैंक है। तो सेक्शन 22 जो आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है वो कहता है एवरी बैंक हैज टू ऑब्टेन अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया। तो सेक्शन 22 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन से ईयर का था? 1949, याद रखिएगा इसको। तो वो कहता है कि हर बैंक को जो भी भारत में बिजनेस करना चाहता है उसको आरबीआई से लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड एसेट क्लैरिफिकेशन, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कैमल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वो जरूर वीडियो देखिएगा आप लोग। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कौन कौन से फॉलो करने चाहिए, जैसे मैंने आईएफआरएस आपको बताया था वहां पे, तो वो भी उसको भी चेक करना कि कौन सा बैंक कर रहा है कौन सा बैंक नहीं कर रहा है, वो भी काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। आरबीआई एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है, यानी जितने भी भारत में फॉरेन करेंसीज के आदान प्रदान लेन देन एक्सचेंजेस होते हैं वो सब का जो देख रेख करेगा वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ फेमा, जैसा मैंने पहले बताया था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो 1999 है, उसको भी एनफोर्स करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। द बैंक्स कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई बाय कीपिंग कोलेटरल एट द टाइम ऑफ नीड, तो लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी काम जो करेगा वो कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। आरबीआई एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस फॉर शेड्यूल बैंक्स, तो शेड्यूल बैंक्स में जितने भी क्लियरिंग होती है, चाहे वो चेक की क्लियरिंग हो, चाहे नेफ्ट, आरटीजीएस, वो भी कौन देखता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगा। अब गाइस बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट्स बैंकर। तो गवर्नमेंट का किस प्रकार से बैंकर है आरबीआई, ये देखते हैं। मैनेजेस ऑल न्यू इश्यूज ऑफ गवर्नमेंट लोन, तो गवर्नमेंट द्वारा जितने भी नए लोन्स, मुद्रा लोन हो गया या जो जितनी भी नई नई स्कीम्स लॉन्च करी जाती हैं उसका भी जो देख रेख करना है या इम्प्लीमेंटेशन कराना है एक्चुअली में, वो भी आरबीआई का ही काम है। सर्विसिंग द गवर्नमेंट डेब्ट आउटस्टैंडिंग, अब मान लीजिए सरकार ने, मान लीजिए अमेरिका से या फिर किसी बड़ी कंट्री से, चाइना से कुछ पैसे लोन लिए हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लिए हैं, तो उसको भी देखना वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। एंड नर्चरिंग द मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल हो गया या फिर ये इतने जितने भी प्रकार के बिल्स होते हैं उनको भी देखना वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। मेंटेन्स द प्रिंसिपल अकाउंट
ऑफ सेंट्रल। तो अकाउंट्स को मेंटेन करना, भारत सरकार के अकाउंट को मेंटेन करना और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट को भी मेंटेन करना कि सरकार द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, कहाँ पे कितना खर्च किया जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, वो सब भी देखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। लेकिन ये होता कहाँ पे, एट इट सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर। तो देखिए एक चीज याद रखिए, बहुत लोग का डाउट आता है इसमें कि नागपुर में सारी स्टेट गवर्नमेंट के ही जो अकाउंट्स है वो रखे जाते हैं। नहीं, हर स्टेट गवर्नमेंट का जो अकाउंट है वो वहां के रीजनल ऑफिस में रखा जाता है, लेकिन सेंट्रल अकाउंट सेक्शन उसको कंपाइल करके मॉनिटर करता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी अकाउंट है, प्रिंसिपल अकाउंट है, वो नागपुर में मेंटेन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। रेगुलेटर ऑफ पेमेंट सिस्टम, तो मैंने जैसा बताया था पेमेंट सिस्टम, जितने भी भारत में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स हैं उसका भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेटर है। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 PSS एक्ट गिव्स RBI ओवरसाइट अथॉरिटी फॉर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन द कंट्री। तो जितने भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स हैं भारत में वो RBI के अंतर्गत आते हैं। और किस एक्ट के अंतर्गत आते हैं? PSS एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में इसका गठन किया गया था, बनाया गया था। बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम BPSS एक सब कमेटी बनाई गई है ऑफ द RBI इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑन पेमेंट सिस्टम्स इन द कंट्री। याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि पेमेंट सिस्टम्स के लिए हमारे भारत में सबसे हाईएस्ट कमेटी कौन सी है जो RBI द्वारा गठित करी गई है, तो वो है BPSS, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। क्लियर गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे रोल्स थे, फंक्शंस थे, और भी बहुत सारे रोल्स एंड फंक्शंस RBI के होते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में कवर होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर सीरीज चलेगा, कम से कम 3-4 वीडियोस, जैसा कि नेक्स्ट वीडियो आपका मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिर नेक्स्ट वीडियो इशू ऑफ करेंसी पे आएगा। एक वीडियो मैं और बना दूंगा, अगर आप लोग का डिमांड रहेगा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिएगा कि फैक्ट क्या है RBI के, मतलब क्या क्या नई चीजें हैं जो RBI में देखने को मिलती हैं जो आपको नहीं भी पता होंगी, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में। एक चीज और, अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs क्वेश्चंस की सीरीज है बैंकिंग अवेयरनेस, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। मैं सारे जितने भी पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो IBPS में आए हो, RBI से भी, नाबार्ड जिसमें भी आए हो, सारे कवर करने की कोशिश करूंगा बैंकिंग अवेयरनेस के। तो प्लीज गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।